जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। सिकंदर और मौर्य साम्राज्य के बारे में हम आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बताएंगे और समझाएंगे भी। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो हम क्लास कराए थे मौर्य साम्राज्य का जो बाकी का हम वंश पढ़ाए थे वो ठीक है, आप लोग अच्छे से कमेंट भी किए थे, उसके लिए दिल से धन्यवाद। हमें समझ में आया तो हम आप लोगों को घनानंद तक पढ़ा चुके थे, रिवीजन बहुत अच्छे से करा चुके थे। और अब हम सिकंदर और मौर्य साम्राज्य के बारे में आप लोगों को आज हम बताने वाले हैं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में ही सिकंदर आया है, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन कौन से विदेशी आक्रमणकारी किस काल में हुआ, किस शासन काल में हुआ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे तो ईरानी भारत में आक्रमण किया, फिर यूनानी, फिर हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण, फिर अरब, फिर तुर्क। अच्छा बताइए, ईरानी और यूनानी यही मौर्य साम्राज्य में आक्रमण करते हैं। कौन? ईरानी और यूनानी। और जो हिंद यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण, ये गुप्त साम्राज्य में ये आक्रमण करता है। ये विदेश, जो भी विदेश आक्रमणकारी है ये। और जब अरब और तुर्क आक्रमण, आप लोगों को पता है कि जब मध्यकालीन इतिहास हम लोग पढ़ते हैं तो ये अरब आक्रमण से ही लगभग शुरू हो जाता है। देखिए, आज हम सिकंदर बताएंगे। सिकंदर पहले पढ़ाते हैं, रिवीजन कराते हैं, फिर उसके बाद मौर्य साम्राज्य हमको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सिकंदर, मौर्य साम्राज्य बाद में पहले सिकंदर। तो भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले ईरानियों ने किया था। आप बताइए कि हम मौर्य साम्राज्य पहले सिकंदर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मौर्य साम्राज्य काल में ही सिकंदर का आक्रमण भी होता है और सिकंदर आता है, इसलिए। ठीक है, तो भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले किसने किया? ईरानियों ने किया था। फिर से बोल रहे हैं, भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले ईरानियों ने किया था। भारत पे सबसे पहले आक्रमण करने वाला शासक कौन था? डेरियस। क्या बोल रहे हैं कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला शासक कौन था? तो डेरियस। अब देखिए, ये डेरियस जो था वो किस वंश से था? तो हकमनी साम्राज्य। किस वंश से था? हकमनी साम्राज्य वंश से था। इसने गांधार कम्बोज को जीत लिया। किसने जीत लिया? डेरियस जो था वो गांधार कम्बोज को जीत लिया। और पूछेगा डेरियस जो है वो किस साम्राज्य से था, किस वंश से था? तो हकमनी साम्राज्य वंश से था। पूछेगा भारत पे सबसे पहले आक्रमण करने वाला शासक कौन है? तो डेरियस ही है। ठीक है, अब देखिए, ईरानियों के बाद यूनानी सिकंदर का आक्रमण। ये डेरियस जो था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत ही इसमें हम लोग समझेंगे। ये जो डेरियस था ये कौन था? ये ईरानी था, ईरानी आक्रमणकारी था ये डेरियस। ठीक है, अब ईरानी के बाद कौन है? यूनानी। तो ये सिकंदर यूनानी वंश से ही है। ठीक है, तो यूनानी का आक्रमण हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिकंदर है, तो हम इसको बहुत अच्छे सिकंदर को पढ़ लेंगे। तो अब देख सकते हैं आप लोग कि ईरानियों के बाद यूनानी का आक्रमण हुआ। ठीक है, गोगामाला उरुवेला का युद्ध कब हुआ? 331 बीसी में हुआ। डेरियस थर्ड वर्सेस सिकंदर। डेरियस थर्ड, हाँ। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि एक गोगामाला या फिर उरुवेला का युद्ध भी हम कहते हैं। कब हुआ ये बताइए? तो 331 बीसी में हुआ। किसके में हुआ? डेरियस और सिकंदर। ये भी तो कह सकते हैं हम कि ईरानी और यूनानियों के बीच में हुआ। तो ईरानी क्या हुआ? ये ईरानी का शासक डेरियस था, वो हार गया, और यूनानी का शासक सिकंदर था, ये जीत गया। तो ईरानियों की हार हुई और यूनानी विजय हो गए। तो ईरानी में कौन था? डेरियस हार गया और सिकंदर जीत गया। ठीक है, अब हम सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ से। सिकंदर क्या है? मकदूनिया, मेसोडोनिया का शासक था। सिकंदर कहाँ का शासक था? मेसोडोनिया का शासक था, या फिर मकदूनिया भी जिसे हम कहते हैं। सिकंदर का पिता का नाम क्या था? फिलिप था। सिकंदर का पिता का नाम क्या था बताइए? फिलिप। सिकंदर की माता क्या थी? ओलंपिया। सिकंदर की माता कौन है? ओलंपिया। ठीक है, सिकंदर के उपनाम क्या है? अलेक्जेंडर। सिकंदर को हम क्या कहते हैं? अलेक्जेंडर कहते हैं। ठीक है, भारत में 326 बीसी में आया। भारत में कब आया? 326 बीसी में आया। वापस 325 बीसी में गया। वापस कब गया वो? 325 बीसी में गया। कुल 19 महीने सिकंदर भारत में रहा। पूछ सकता है कि भारत में सिकंदर कुल कितने महीने रहा? तो 19 महीने रहा। और भारत में ये आया कब था? 326 बीसी में। अब 326 बीसी में क्या है? ये भारत आया। 326 में क्या है? ये भारत आया। तो उस वक्त शासनकाल तो था मौर्य साम्राज्य का। मौर्य साम्राज्य में किसका था?
बताइए चंद्रगुप्त मौर्य का किसका शासनकाल था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। अब सिकंदर का भारतीय शासक युद्ध, अब सिकंदर का भारतीय शासक युद्ध ये जैसे जैसे आते गए भारत में तो किस किस से युद्ध लड़ा? तो पहले हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ, झेलम, जिसे झेलम युद्ध कहते हैं। झेलम युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि ये झेलम नदी के किनारे हुआ था, और जिसे बितिस्ता युद्ध भी कहते हैं। 325 बीसी में हाइडो स्पीच का युद्ध हुआ, किसके? राजा पुरु। ये बहुत ही महान शासक थे राजा पुरु। हालांकि जो राजा पुरु थे वो सिकंदर से हार जाते हैं, ठीक है, और सिकंदर यहाँ इस युद्ध में जीत जाता है। सिकंदर की पत्नी कौन? रेक्सोना थी। सिकंदर की पत्नी कौन थी? रेक्सोना थी। सिकंदर के सेना में व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर के सेना ने क्या किया? व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, ठीक है। कुछ अफवाह, चाणक्य जी ही थे जो कुछ अफवाह फैला दिए थे ताकि ये व्यास नदी को पार ना कर सके। जब ये देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो सिकंदर का गुरु था अरस्तु, अरस्तु का गुरु कौन? प्लेटो, प्लेटो का गुरु सुकरात, और अरस्तु का बुक क्या है? पॉलिटिक्स, और प्लेटो का बुक कौन सा है? रिपब्लिक। ये बुक्स भी याद रखिएगा। अब सिकंदर के साथ आए व्यक्ति हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि सिकंदर के साथ कौन कौन से व्यक्ति आए, तो हम वो भी देख लेते हैं थोड़ा। तो सिकंदर के साथ आप देखिए इधर ध्यान से, सेल्यूकस निकेटर, ये कौन था? थल सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर थल सेनापति था। इसी की बेटी होगी हेलेना, जिससे शादी करवाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। कभी आगे हम पढ़ेंगे। तो सेल्यूकस निकेटर कौन था? थल सेनापति। निर्याकस क्या था? जल सेनापति। पूछ सकता है सिकंदर के थल सेनापति कौन था? 4 ऑप्शन दे देगा। तो कौन है? सेल्यूकस निकेटर। क्या ट्रिक से याद कर सकते हैं कि हम लोग किसके निकट ज़्यादा रहते हैं? थल के निकट है, थल पे ही है ना हम लोग, थल। ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। हम ऐसे ही थोड़ा सा ना अपने से बनाकर याद करने की कोशिश करते हैं, रिलेट करके, तो हमें याद रहता है। और हम किसी और का ट्रिक नहीं यूज़ करते, हम अपना ट्रिक अपने से खुद से बना के, जब भी आप खुद का ट्रिक बनाइएगा ना, मतलब समझ कर, तो वो कभी नहीं भूल सकते हैं। किसी और का ट्रिक्स नहीं याद होते हैं। तो देखिए, अब रिलेट किए होंगे तो आपको कभी नहीं भूल पाएंगे कि सेल्यूकस निकेटर थल सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? थल सेनापति, क्योंकि इसके निकट हम लोग रहते हैं, थल सेनापति। सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? थल सेनापति का। सेल्यूकस निकेटर थल सेनापति था। हम लोग किसके निकट रहते हैं? थल के निकट रहते हैं। ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। निर्याकस जल सेनापति। निर्याकस क्या है? जल सेनापति। देखिए, हम लोग जल के पास जाने से हमेशा क्या करते हैं? मना करते हैं। न से हो जाएगा मना, ठीक है, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, ऐसे ही आप कर सकते हैं। तो निर्याकस क्या हुआ? जल सेनापति। फिलिप क्या है? प्रबंधक। फिलिप क्या है? प्रबंधक। फिलिप क्या है? प्रबंधक, ठीक है। फिलिप क्या? प्रबंधक सेनापति है। और एनासीक्रिप्स क्या है? इतिहासकार है। एनासीक्रिप्स क्या था? जब सिकंदर के साथ जो आए व्यक्ति थे, तो सिकंदर किस किस को लेकर आया? तो सिकंदर कौन था? इतिहासकार था सिकंदर। या आरिस्टो बुक्स क्या था? एक इतिहासकार था, ठीक है, याद रखना। सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक कौन थी? इलियर। सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक कौन थी? इलियर। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बहुफेकला। निकैया नगर। ये जब बहुफेकला, जब इसका घोड़ा की मृत्यु हो जाती है तो एक नगर बनाता है जिसका नाम रहता है क्या? बहुफेकला। निकैया नगर बसाया। सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में बेबीलोन, कहाँ है बेबीलोन? इराक में हुई, ठीक है। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 बीसी में। अभी हम क्या बताए थे आपको? एक बार याद करने वाला चीज़ बता रहे हैं आपको, रिमाइंड कीजिए अपने दिमाग में। मगध पे 4 शासक हमने क्या पढ़ा था? ह से क्या था? हंसना मना है। ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, हंसना मना है। ह से क्या था बताइए? हर्यक वंश। एस से क्या? शिशुनाग वंश। न से क्या? धनानंद, मतलब नंद वंश। शिशुनाग वंश आया, हर्यक वंश आया, शिशुनाग वंश आया, नंद वंश आया। नंद वंश में कौन अंतिम राजा था? धनानंद। धनानंद की हत्या कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य। क्यों? क्योंकि धनानंद जो होता है अपमान करता है चाणक्य जी का, तो ही अपमान को बदला लेने के लिए, नंद वंश के खात्मा करने के लिए वह एक शिष्य को ढूंढते। वो शिष्य का नाम क्या होता है? चंद्रगुप्त। पहले तो चंद्रगुप्त होता है, बाद में वो चंद्रगुप्त मौर्य कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं और वो पहली बार गद्दी पर बैठते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे। इतिहास को हमेशा एक कहानी के रूप में समझने का प्रयास करिए, तभी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हमारा स्टार्ट होता है मौर्य साम्राज्य। क्या होता है? मौर्य साम्राज्य। आइए हम एकदम बहुत अच्छे से बताने वाले हैं आप लोगों को हम मौर्य साम्राज्य। तो चलिए पहले बताइए, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक अभी हम आपको बताए थे चंद्रगुप्त मौर्य। साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, और इसने राजधानी मतलब मगध को क्या राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन थे?
आचार्य महान चाणक्य जी थे। चाणक्य जी का अन्य नाम क्या है? महान विष्णुगुप्त कौटिल्य भारत के मैकियावेली इनको हम कहते हैं। चाणक्य जी का बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है? राजनीति से संबंधित पुस्तक है। अभी अर्थशास्त्र कहते थे, राजनीतिक शास्त्र, सामाजिक शास्त्र, ये सारा कुछ वो एक ही बुक में बताए थे। अभी जैसे सोशियोलॉजी अलग होता है, मनोविज्ञान अलग होता है, पॉलिटी हम लोग राजव्यवस्था अलग पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र अलग पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था अलग पढ़ते हैं। लेकिन इनकी जो बुक थी, राजनीति से संबंधित बुक थी, जो अर्थशास्त्र है, उसी में सारा चीज उसमें बताया गया था। अब समझ में आया? ठीक है, आगे देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल क्या? 322 बीसी से 298 बीसी तक। क्या? 322 बीसी 398 बीसी तक। 323 भी कितने लोग मानते हैं? जो ऑप्शन में आएगा वो दोनों ऑप्शन में नहीं देगा। 322 से 298 बीसी तक 24 वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य रहे अपने गद्दी पर। चंद्रगुप्त मौर्य जी का अन्य नाम देखिए, भारत का मुक्तिदाता इनको कहते हैं। ठीक है, एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स। पूछेगा कि एंड्रोकोट्स किसने कहा था इनको, तो एंड्रोकोट्स किसने कहा था इनको? तो एपियन व प्लूटार्क ने कहा था, और सेंड्रोकोट्स जस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? जस्टिन ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखिए, 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ। ठीक है, 305 बीसी में क्या हुआ? सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ, और सेल्यूकस निकेटर इसमें हार जाता है। तो इस युद्ध को हारने के बाद निकेटर ने अपनी बेटी कार्नलिया, जिसको हेलेना की शादी किससे की? सीएम का मतलब है चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। ठीक, किससे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। कौन? सेल्यूकस निकेटर, अब उसकी बेटी थी। देखिए, सेल्यूकस निकेटर युद्ध लड़ता है। किससे लड़ता है युद्ध? 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध लड़ा। किससे लड़ा? चंद्रगुप्त मौर्य जी से। अब मौर्य साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ता है, तो वो हार जाता है। हारने को तो अपनी बेटी जो थी हेलेना, उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से वो कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया? कर देता है। और दहेज में निकेटर ने 4 प्रांत दिए। चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत देता है, काबुल, कंधार, मकरान, हेरात दिए। निकेटर ने अपना एक दूत मेगास्थनीज, पढ़ते हैं ना कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था, तो अब आप लोग नहीं भूलेंगे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, तो साथ ही निकेटर ने अपना एक दूत मेगास्थनीज, बुक क्या है? इंडिका है। देखिए, इंडिका बुक में क्या है? पाटलिपुत्र का प्रशासन के बारे में बताया गया। अभी प्रेजेंट टाइम में पाटलिपुत्र क्या है? मतलब पटना। बिहार में क्या है? बिहार की राजधानी पटना वही है वर्तमान समय में। ठीक है, तो पाटलिपुत्र का प्रशासन किस बुक, पूछ सकता है पाटलिपुत्र का प्रशासन किस बुक में बताया गया है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा है। क्या कहा उसने? पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा है। ठीक है, अब बताइए मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही, मतलब दरबार में आया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। बुक थी इंडिका। ठीक, जूनागढ़ अभिलेख। और इसमें हम मौर्य साम्राज्य में जितने भी अभिलेख पढ़ाएंगे ना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा। तो अब हम देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख क्या है? रुद्रदामन ने जारी कराया। जूनागढ़ अभिलेख किसने जारी किया था, कराया था? तो रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख जारी कराया। फिर उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख में है क्या? इसी से सुदर्शन झील, जो सौराष्ट्र के है, गुजरात का वर्णन मिलता है। हमको जूनागढ़ अभिलेख से क्या मिलता है? सुदर्शन झील का वर्णन मिलता है। कहाँ है ये? सौराष्ट्र में है। किस राज्य में पूछेगा? तो गुजरात में। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने कराया था। पूछ सकता है सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया है, तो पुष्यगुप्त ने कराया था। बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और ये संस्कृत में जारी पहला अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में जारी पहला अभिलेख है। पूछेगा संस्कृत में जारी पहला अभिलेख कौन सा है, तो जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि थोड़ा लंबा वीडियो है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना लंबा चैप्टर ही है। तो ठीक है, अब पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं बनाएंगे, समझ में नहीं आएगा नहीं तो। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य क्या है? जैन धर्म का अनुयायी था। क्या था? पूछ सकता है, जैन धर्म का अनुयायी था। इसने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से ली। पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से ली। इसके बाद सारा साम्राज्य बिंदुसार के हाथों में सौंपकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए। श्रवणबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में है। तो वो वहाँ चले गए। अपना सारा जितना भी उनका साम्राज्य था सब किसको सौंप दिया? अब बिंदुसार कौन है? उनका बेटा है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंदुसार। उनके हाथों में सारा अपना राजपाट सौंप दिया और ये चले गए। कहाँ चले गए? श्रवणबेलगोला। और वहाँ चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर संलेखना व्रत अपना प्राण दे दिया। संलेखना व्रत क्या होता है कि जब मृत्यु
होने वाला होता है तो कुछ खाते पीते नहीं है, कुछ दिनों बाद मृत्यु हो जाता है व्रत रहते रहते, ठीक है। तो ये संलेखना व्रत होता है। संलेखना व्रत कहाँ किस में रहा जाता है, किस धर्म में, जैन धर्म में, क्योंकि वो जैन धर्म के अनुयायी थे, इसलिए संलेखना व्रत के द्वारा उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, ठीक है। अब बिंदुसार, अब चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो गई, उनकी मृत्यु भी हो गई, तब हम बिंदुसार में आएंगे। बिंदुसार का शासनकाल 298 से लेकर 273 बीसी तक है। 25 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। और अब हम चंद्रगुप्त मौर्य का कितने वर्ष बताएं, 24 वर्ष, 1 साल ज़्यादा रहे अपने पिता से ये। बिंदुसार का अन्य नाम क्या है, अमित्रघात, वारीसर, भद्रशाल, सिंहसेन, अमित्रोकोटिज। इसके दरबार में कौन आया, डायनोसिस एवं डायमेकस आया। कौन, डायनोसियस एवं डायनोमेकस। अब देखो डायनोसियस क्या, टॉलमी द्वितीय जो मिस्र ने भेजा था, मिस्र ने इसको टॉलमी द्वितीय को भेजा। और डायमेकस कौन था, ये एंटियोकस था जो सीरिया का ने भेजा था इसको, ठीक है। तो इसके समय में तक्षशिला में अशांति थी। किसके समय, बिंदुसार के समय क्या था, तक्षशिला में अशांति था, जिसका दमन करने के लिए इसने अपने पुत्र सुसीम को भेजा, ठीक है। बिंदुसार के 2 पुत्र थे, सुसीम और अशोक। इसके समय में भी प्रधानमंत्री चाणक्य ही थे। अशोक को सम्राट बनने के पीछे राधागुप्त थे, क्योंकि चाणक्य के शिष्य थे राधागुप्त, ये याद रखेंगे, चाणक्य के शिष्य थे राधागुप्त। ऐसा कहा जाता है, बहुत जगह ये मिलता है कि जब बिंदुसार अपने पुत्र कौन है उनके सुसीम को क्या करते हैं, वो तक्षशिला में जो अशांति होता है उसको समाप्त करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए भेजते, तो वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने उसकी मृत्यु करवा देता है या हत्या करवा देता है, ऐसा कहा जाता है, बहुत ज़्यादा प्रमाण मिलता नहीं है, ठीक है। तो ये तो राजा कौन बनेगा, अशोक। तो सम्राट अशोक को देखते हैं। जन्म क्या हुआ, 304 बीसी में इनका जन्म हुआ था। माता शुभद्रांगी थी। अशोक के नाम देवनाव प्रियदर्शी। अशोक के नाम क्या है, देवनाव प्रियदर्शी। देखिए अशोक के नाम से अभिलेख से, ये सब नाम किस अभिलेख से मिलता है, तो मास्की अभिलेख कर्नाटक से, गुर्जरा अभिलेख कहाँ है, मध्य प्रदेश में, मेट्टूर कहाँ है, कर्नाटक में, उदय गोलान का है कर्नाटक में। अब जो अशोक के शासनकाल में ना ये जो अभिलेख है, स्तंभ है, ये सब इंपॉर्टेंट होता है, तो इस सबको हम बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों को हम सम्राट अशोक के बारे में क्या बताया, जन्म 304 बीसी में, माता सुभद्रांगी थी। अशोक के नाम देवनाव प्रियदर्शी है। अब अशोक के नाम के ये नाम कहाँ से मिले, ये अभिलेखों से मिला है। कौन से अभिलेख से, जैसे मास्की। अब बताइए मास्की अभिलेख कहाँ है, कर्नाटक में। पूछ सकता है मास्की अभिलेख कहाँ है, यही तो इंपॉर्टेंट है इसमें। मास्की अभिलेख कहाँ है, कर्नाटक में। गुर्जरा अभिलेख कहाँ है, मध्य प्रदेश में। नट्टूर अभिलेख कहाँ है, कर्नाटक में। उदयन गोलान अभिलेख कहाँ है, ये भी कर्नाटक में ही है। इनका ज़्यादातर अभिलेख कर्नाटक से ही आपको मिलेगा। अब देखिए भऊ अभिलेख से कहाँ है, राजस्थान में है। भऊ अभिलेख कहाँ है, पहले ये बताइए, तो राजस्थान में है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। देखिए इसका मतलब क्या है, पूछेगा किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया है, तो आप क्या बोलेंगे, भऊ अभिलेख में, भऊ अभिलेख में, ठीक है। अभिलेखों को खोजा टी फैंथलेर ने 1750 में। इस अभिलेखों को किसने खोजा, भऊ अभिलेखों को, तो टी फैंथलेर ने 1750 ईस्वी में खोजा, ठीक है। 1837 में पढ़ा किसने, जेम्स प्रिसम्प ने पढ़ा था। जेम्स प्रिसम्प ने क्या पढ़ा था, 1837 में अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों की भाषा, तो भारत में तो ब्रह्मलिपि, भारत में क्या ब्रह्मलिपि में है, भारत में क्या है ब्रह्मलिपि में है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे क्या देखेंगे कि पाकिस्तान में क्या है, खरोष्टी लिपि। भारत में क्या है ब्रह्मलिपि, पाकिस्तान में है खरोष्टी लिपि, अफगानिस्तान में है अरमाइक लिपि, एशिया माइनर तुर्की में क्या है, ग्रीक लिपि। समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब हम आगे क्या देख रहे हैं, कलिंग युद्ध। देखिए कलिंग युद्ध कब हुआ, 269 बीसी में, 8वें वर्ष, ठीक है। ये कहाँ, उड़ीसा। कलिंग की राजधानी कहाँ है, तोसली है, ये जोगढ़ दक्षिणी में, ठीक है। तो कलिंग की राजधानी उत्तरी कौन सी थी, तोसली थी, और दक्षिणी कौन सी थी, जोगढ़ थी, ये याद रहेगा। राजा पद्मनाथ थे, ठीक है, ठीक है। राजा कौन थे, कलिंग के राजा कौन थे, इसमें पद्मनाथ थे। अब अच्छे से दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। नदी दया नदी के किनारे थे, क्या है, दया नदी के किनारे। अशोक की नीति क्या थे, भेरी घोष की नीति। पूछ सकता है भेरी घोष की नीति किस राजा का था, तो अशोक का राजा का भेरी घोष नीति थी। युद्ध नीति है ये एक प्रकार का, ठीक है। पूछा जाएगा कलिंग युद्ध के बाद 3 सेन धम्म घोष नीति अपनाई। कलिंग युद्ध के बाद इसने क्या धम्म घोष नीति अपनाई।
कलिंग युद्ध के बाद ये देखते हैं बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो उनको लगता है कि ये मारे गए, तो इसलिए इस युद्ध के बाद उन्होंने धम्म घोष की नीति अपना लेती। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, धम्म घोष नीति अपनाई, जो शांति की नीति जिसे कहते हैं। धम्म घोष नीति का मतलब क्या होता है? शांति की नीति। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, क्योंकि कलिंग के युद्ध में लाखों करोड़ लोग मारे गए, जिससे अशोक को भावुक कर देता है। उसके बाद तो वो क्या करते हैं, वो शांति की नीति अपना लेते हैं। ठीक है, देखिए सम्राट अशोक का सिर्फ 8 वर्ष ही खराब रहता है, बाकी का वर्ष वो अपने जीवन में बहुत कार्य करते हैं, जिसको हम आगे आपको बताएंगे, इसलिए उन्हें महान अशोक कहा जाता है। ठीक है, अभी आप लोगों को आगे समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा, कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख से मिलता है? तो 13वें शिलालेख कौन शिलालेख से मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है कलिंग युद्ध का वर्णन। देखिए बौद्ध धर्म को की प्रेरणा अपने भतीजे निग्रोध से ली, वह शिक्षा उपगुप्त से ली थी। पूछ सकता है बौद्ध धर्म की प्रेरणा अपने किससे? भतीजे निग्रोध से लिए और शिक्षा उपगुप्त से ली। ठीक है, निग्रोध कौन था? वही सुशीम का पुत्र था निग्रोध। ठीक है, तो भतीजा हुआ ना। अशोक की पत्नी देवी महेंद्र संघमित्रा चारुमती, ये सब पत्नी थी इनकी। ठीक है, तो देखिए तो अशोक की पत्नी देवी महेंद्र संघमित्रा और चारुमती इनकी पत्नी थी। करुवाकी क्या था? ये तीवर इसका पुत्र था। पद्मावती कुणार उत्तराधिकारी था। ठीक है, तो श्रीलंका भेजा किसे? महेंद्र संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। तक्षशिला किसको मिलते? मजतांतिक को भेजे। हिमालय क्षेत्र में किसे भेजे? तो मध्यम को भेजे। भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रारंभ अशोक ने करवाया। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रारंभ किसने कराया? अशोक ने कराया। अशोक के शिलालेख कितने हैं? 14 है। स्तंभ लेख कितने हैं? 7 है। गुहा लेख कितने हैं? 3 हैं। फिर से बता रहे अशोक के कितने शिलालेख हैं? 14। अशोक के कितने शिलालेख? 14। स्तंभ लेख कितने हैं? 7। गुहा लेख कितने हैं? 3 है। अशोक के 14 शिलालेख थोड़ा पढ़ लेते हैं। पशुपति की निंदा, अहिंसा, समस्त प्रजा हमारी संतान है, पहला। ठीक है, ये क्या है? पहले शिलालेख में इनके है कि पशुपति की निंदा नहीं, अहिंसा है, समस्त प्रजा हमारी संतान है। तो पशु चिकित्सा, दक्षिण राज्यों का उल्लेख चेर, चोल, पांडे, सत्यपुत्र से मिलता है दूसरे शिलालेख में। अब देखिए तीसरे शिलालेख में अधिकारी, रज्जु देख सकते हैं, युक्तक और प्रदेशक प्रत्येक 5 वर्ष में भ्रमण करते थे वो इधर। ठीक है, चौथे शिलालेख में भीरी घोष की नीति के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई, जिसको भी हम शांति की नीति बताए थे आपको। तीसरा धम्म महामात्र को इन्होंने अपनाया। छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण, मतलब यदि जन कल्याण की बात है तो उसके अधिकार किसी भी समय अवगत करा सकते हैं। ठीक है, 7वें शिलालेख में धार्मिक समय 259 BC में बौद्ध गया की यात्रा की 10वें वर्ष, इन्होंने अपने वर्ष के 10वें वर्ष किया था। ठीक है, धम्म यात्रा के बारे में 249 BC में लुम्बिनी में 20वें वर्ष किया था। धम्म यात्रा इन्होंने अपने जीवन के 20वें वर्ष किए थे। कलिंग युद्ध के बारे में 13 में मिलता है, आपको बता चुके हैं। और लास्ट में सद्भावना के बारे में हमको मिलता है, ये आप देख लिए हो गया। ये देखिए 14 शिलालेखों को हम 14 राजाज्ञा भी कहते हैं, याद रखिए। 8 स्थानों से प्राप्त हुई। 14 शिलालेख कितने स्थानों से प्राप्त हुई? 8 स्थानों से। आप पूछेंगे 14 से स्थानों से क्यों नहीं? क्योंकि एक स्थान पे बाकी के और 2-4 शिलालेख हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो शाहबाज गढ़ी कहाँ है? पाकिस्तान में है। मनसेहरा कहाँ है? पाकिस्तान में है। काशी कहाँ है ये बताइए? तो उत्तराखंड में है। धूली और जोगट कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, एरेगुडी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। सोपारा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। गिरनार कहाँ है? गुजरात में है। तो यही क्या है? 8, ये क्या है? 8 स्थान था जहाँ से मिला था। ठीक है, अब देखिए शिलालेख और स्तंभ क्या होता है? तो शिलालेख पत्थर पर लिखा जाता है और स्तंभ क्या? पिलर पर लिखा जाता है। शिलालेख क्या होता है? पत्थर पे शिलालेख को लिखते हैं और स्तंभ को पिलर पे लिखते हैं। समझ में आ गया? आप पिलर तो किसी को बताने की जरूरत नहीं, पिलर तो पता ही है आप लोगों को। ठीक है, लघु स्तंभ लेख थोड़ा देखते हैं। तो सारनाथ स्तंभ, सांची, रायसेन, मध्य प्रदेश। ठीक है, अशोक के स्तंभ लेख थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे लघु स्तंभ लेख बताया, अशोक के स्तंभ लेख देखिए। तो बताइए दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ कौशाम्बी, ये कहाँ है? हरियाणा में है। और ये फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया था। इस दोनों को क्या? फिरोज शाह क्या ले आया था? दिल्ली ले आया था।
अब देखिए, लौरैया नंदनगढ़ और लौरैया अरारोज और रामपुरा या फिर जिसको हम रामपुरवा भी बोलते हैं, ये था अशोक स्तंभ लेख था। ठीक है, पहले अशोक स्तंभ लेख को पहले कौशाम्बी, बाद में अकबर इलाहाबाद लाया, इसीलिए प्रयाग स्तंभ लेख भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, अब अशोक के उत्तराधिकारी थोड़ा देखिए, तो अशोक के उत्तराधिकारी हो जाएगा कुणाल, दशरथ, संप्रीति। अंतिम शासक मौर्य वंश का बृहद्रथ क्या हुआ था? बृहद्रथ था। ठीक है, अशोक के उत्तराधिकारी क्या है? 232 बीसी से 184 बीसी तक रहेगा, ये समझ आ गया। तो अंतिम शासक मौर्य वंश का क्या था? बृहद्रथ। तो अब है आया मौर्योत्तर काल, तो हम मौर्योत्तर काल आप लोगों को हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। मौर्योत्तर काल का मतलब ये हो जाएगा ना कि अब इस काल का क्या होगा ना, अब समाप्ति होगा। छोटे छोटे राजा आएंगे, कुछ वर्ष तक राज्य करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जो मौर्य वंश है ना वो पतन की ओर। ठीक है, तो तब हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे मौर्योत्तर, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। वैसे समझ में आया या फिर नहीं आया, आप लोग ये कमेंट कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताइए कमेंट में, तभी हमको पता चलेगा ना क्या कैसा आप लोग को लग रहा है क्लास, और कुछ हेल्प मिल रहा है कि नहीं कुछ। अब मेरे नोट्स रिवीजन करने के बाद आपको अपना नोट्स पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और रहा पीडीएफ की बात, तो आप लोग बताइए कमेंट में कि हमको टेलीग्राम चैनल हम बना ले, उसी में आप लोगों को एक साथ हम जैसे एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा तो फिर एंशिएंट हिस्ट्री का पीडीएफ भेज देंगे आप लोगों को, तो फिर हमारा नोट्स पढ़ेंगे रिविजन करने के बाद क्लास, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन पहले हल्ला मत करिएगा कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा पीडीएफ, क्योंकि हम पूरा अब जैसे एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट होने वाला है, के बाद टेलीग्राम चैनल बना लेंगे, उसके बाद हम लोगों को पीडीएफ एंशिएंट हिस्ट्री का एक साथ ही अपना एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट में आप लोग को हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। फिर अगर आप लोग क्लास कर लिए होंगे तो आपको पीडीएफ बहुत अच्छे समझ में आएगा और आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। आप लोग को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं तो मेरे इस नोट से आप लोग अपना पास रख के या फिर आप लोग पीडीएफ निकलवा लीजिए या फ़ोन में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप लोग बताइएगा जरूर कैसा लगता है क्लास। तो ठीक है, क्लास अब यहीं रहने देते हैं। और लास्ट में एक और बात बताना चाह रहे हैं कि कुछ एक सब्सक्राइबर का कमेंट था एक कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने में दिक्कत होता है, मैम वर्ल्ड ज्योग्राफी लेके आइए दीदी। तो हम ज़रूर वर्ल्ड ज्योग्राफी लेके आएंगे आप लोग के लिए, इंडियन ज्योग्राफी भी लेके आएंगे। और आप वर्ल्ड ज्योग्राफी इस तरीके से बताएंगे कि आप लोग को एक एक चीज़, एक एक कंट्री और एक एक मैप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, हम बहुत जल्दी लेके आने वाले वर्ल्ड ज्योग्राफी। जब हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा तो हम सोच रहे थे पॉलिटी लेके आए, लेकिन चलिए हम हिस्ट्री के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, खुश आप लोग, बस आप लोग खुश रहिए। और बस मेरा इतना ही आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग डेली स्टडी किया करिए, डेली पढ़ा करिए। अगर एक बार ये समय चला गया दोबारा नहीं आएगा, फिर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर पाए ज़िंदगी में, हम कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, तो बस मन लगा के पढ़ते रहिए, बाकी का हम हैं ही आप लोगों को रिवीजन कराने के लिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारा क्लास रिवीजन क्लास डेली देखा करिए। ठीक है।